Okay. So, good morning, students. Today we are gonna study about the Indus Valley civilization. इंडस वैली सिविलाइजेशन और सिंधु घाटी की सभ्यता, अगर हम इसके बारे में बात करते हैं तो ये इतिहास में अगर देखा जाए तो पहली सभ्यता मानी जाती है। इसके कॉन्टेम्पररी विश्व में और भी सभ्यताएं थी जिनके बारे में हमको जान लेना चाहिए, जो कि कॉन्टेम्पररी चल रही थी। दैट इज योर चाइनीज सिविलाइजेशन, मेसोपोटामिया की सिविलाइजेशन। मेसोपोटामिया की सिविलाइजेशन और इंडस वैली सिविलाइजेशन के साथ एक अच्छा खासा ट्रेड नेटवर्क था। जब हम इस चैप्टर को आगे पढ़ेंगे तो हम बिल्कुल समझ पाएंगे कि क्या किस तरह का इनके बीच में संबंध था। साथ ही साथ इजिप्शियन सिविलाइजेशन वगैरह में इन सब के साथ कॉन्टेम्पररी सिविलाइजेशन हमारे इंडस वैली सिविलाइजेशन थी। इंडस वैली सिविलाइजेशन को अगर जब हम पढ़ते हैं तो इसका हम जोग्राफिकल एक्सटेंशन देख लेते हैं कि इसका जोग्राफिकल एक्सटेंशन क्या था। वन ऑफ द लार्जेस्ट सिविलाइजेशन वाज इंडस वैली सिविलाइजेशन। सो इसका अगर जोग्राफिकल एक्सटेंशन देखें तो ये सिविलाइजेशन इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान के क्षेत्र तक फैली हुई थी। साथ ही साथ अगर हम इसको जानना चाहें, अगर इसका जोग्राफिकल एक्सटेंशन देखते हैं नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट, तो हम ये देखते हैं जो नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट है वो है हमारा मांडा, जो कि कश्मीर के क्षेत्र में था। इसके अलावा जो साउदर्न पार्ट है वो हमारा है दाइमाबाद, जो कि हमारा महाराष्ट्र के क्षेत्र में फैला था, नॉर्दर्न। ठीक है, एंड दिस इज साउदर्न मोस्ट। फिर अगर हम वेस्टर्न फ्रंटियर पे आते हैं तो अफगानिस्तान का एरिया था सुक्ता और सुतका। ठीक है, ये अफगानिस्तान के क्षेत्र में फैला हुआ है। इसके अलावा अगर हम ईस्टर्न मोस्ट पार्ट में आते हैं तो वो है हमारा आलमगीरपुर, ये यूपी में आता है। तो सुतका गेंडोर जो था वो दाश्क नदी के पास ये साइट है, इंडस वैली साइट। मांडा हमारा चिनाब नदी के आसपास में है। दाइमाबाद जो है हमारा नर्मदा प्रवरा का जो नर्मदा या प्रवरा क्षेत्र की जो नदियां है वहां पे ये जो साइट है वो मिलता है। आलमगीरपुर जो है वो हिंडन नदी पे मिलता है। तो ये इसका जोग्राफिकल एक्सटेंशन है इंडिया में और इंडिया के नेबरिंग कंट्री में, यानी अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन का जब हम जोग्राफिकल एक्सटेंशन देखते हैं तो ये इंडिया, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के क्षेत्र में फैला हुआ था। ज़्यादातर इसकी जो साइट है वो हमारे पाकिस्तान के क्षेत्र में पाई जाती है। अभी 1000 से ज़्यादा साइट एक्सकेवेट हो चुकी है और भी एक्सकेवेशन डे बाई डे होता रहा है और नई नई खोज जो है वो मिलती रही है। अब इसका हम काल निर्धारण देख लेते हैं या टाइम पीरियड देख लेते हैं। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन को बेसिकली 4 पार्ट में बांटा गया है। फर्स्ट इज योर प्रोटो हड़प्पन फेज। ठीक है, ये बेसिकली 3000 या 3000 और उससे जो पुराना जो एक समय है जहाँ पे हड़प्पन सिविलाइजेशन के जो कुछ कुछ फीचर्स थे वो हमें देखने को मिल रहे थे, उस समय के काल को हम प्रोटो हड़प्पन कहते हैं। जैसे इसकी जो इम्पोर्टेंट साइट है वो हमारी मेहरगढ़ आ जाएगी, कोट डीजी आ जाएगी, और कालीबंगा की भी कुछ कुछ साइट कालीबंगा की साइट भी आ जाती है। इसके अलावा फिर हम देखते हैं अर्ली हड़प्पन। फिर है मच्योर हड़प्पन।
देन है हमारा लेटर हड़प्पन फेज। इसका अगर हम टाइम पीरियड एक बार देख लेते हैं तो हमारा जो प्रोटो हड़प्पन फेज है ये 3000 BCE के पूर्व का जो काल रहा है वो हमारा प्रोटो हड़प्पन रहा है। अर्ली हड़प्पन जो है वो हमारा आपका 3300 BC से लेकर के और हमारा है 2600 BC का जो काल है। मैच्योर हड़प्पन अगर हम देखते हैं तो मैच्योर हड़प्पन हमारा 2600 BC से लेकर के 1900 BC का जो काल है वो मैच्योर हड़प्पन कहलाता है। और लेट हड़प्पन जो है हमारा वो 1900 BC से लेकर के 1300 BC का जो काल है उसको हम लेट हड़प्पन या लेटर फेज ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन कहते हैं। तो इसके क्या फीचर है उसको देख लेते हैं। प्रोटो हड़प्पन टाइम पीरियड में हम देखें तो हड़प्पन सिविलाइजेशन के कुछ कुछ फीचर्स हमको देखने को मिलते हैं, लेकिन वो पूरी तरीके से मैच्योर नहीं, अपने फुल फ्लेज फॉर्म में नहीं आते हैं। अर्ली हड़प्पन में अगर हम देखें तो वो थोड़ा सा और ज़्यादा जो फीचर है वो और हमको इवॉल्व होकर के देखने को मिलता है। और जब हम मैच्योर फेज की बात करते हैं तो मैच्योर फेज में हड़प्पा काल का जो भी फीचर्स है, जो एलिमेंट्स है, वो अपने पूरे चरम पे, फुल एक्सटेंट पे हमें देखने को मिलता है। इसमें जैसे जो साइट है वो आ जाएगी हमारी लोथल, दायमाबाद, ठीक है। इस तरह की जो साइट है जो एकदम फुल फ्लेज, चहुंदड़ो वगैरह, ये सारी साइट्स हमको देखने को मिलती है। अर्ली हड़प्पन में वही आपका आपका हड़प्पा हो गया, मोहनजोदड़ो हो गया, साथ ही साथ में हमारा जो कालीबंग, खास करके कालीबंगा और मेहरगढ़ का जो एरिया है, और साथ ही साथ जो कालीबंगा और मेहरगढ़ के एरिया को हम बात कर सकते हैं अर्ली फेज में। मैच्योर फेज में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के फेज को हम रख सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि सबसे इवॉल्व फीचर जो है वो हमको हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के एक्सकेवेटरी साइट पे मिले हैं। लेटर फेज में हम देखते हैं कि अब ये जो सिविलाइजेशन है ये अपने डिक्लाइन पे जा रही है, अपने मतलब धीरे धीरे ये जो है ये खत्म होने के कागार पे है, ठीक है। तो ये तो हो गया इसका काल निर्धारण। हमने देखा ज्योग्राफिकल एक्सटेंशन और हमने देखा इसका काल निर्धारण। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं इसके कुछ और एलिमेंट्स की, जो कि है इसके सिटी प्लानिंग। क्योंकि हड़प्पा सिविलाइजेशन जो है बच्चों, वो अपने सिटी प्लानिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा जाना जाता है। इस तरह की कहीं और विश्व में कोई सभ्यता नहीं थी जो अपने सिटी इतने मतलब प्लान्ड वे में अपने सिटी को एग्जीक्यूट की हो, जो कि इतने प्लान्ड वे में अपने जिसका जो शहरीकरण है, एक एक बिल्डिंग ऐसा लगता है जैसे कि पहले से प्लान किया गया है। ऐसा लगता है कि एक एक जो नगरीय व्यवस्था है वो बिल्कुल सुनियोजित ढंग से बनाई गई है। तो जब हम इसकी बात करते हैं तो हम देखते हैं सिटी प्लानिंग, सिटी प्लानिंग, ठीक, यानी कि नगरीय व्यवस्था हड़प्पा की संस्कृति की। तो सिटी प्लानिंग में हमको कुछ एलिमेंट्स याद रखने हैं कि ये जो सिटी थी वो क्या थी, प्लान्ड थी। मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन की तरह अनप्लान्ड नहीं थी। अब ये प्लान्ड किस तरह का था, ये एक ग्रिड पैटर्न को फॉलो करता था। ग्रिड पैटर्न किस तरह का होता है, इस तरह से, ये है आपका ग्रिड पैटर्न, ठीक है। तो ग्रिड पैटर्न को फॉलो करता था। इसके अलावा हम अगर देखें तो क्या है, each and every lane used to cut at 90 डिग्री, 90 डिग्री पे हम देखते हैं कि लेन जो है वो आपस में एक दूसरे को कट कर रही है। साथ ही साथ जो हड़प्पा काल के जो नगर थे वो दो भागों में बटे हुए थे, दो भागों में ये बटे हुए थे। एक था अपर टाउन और एक था लोअर टाउन।
ठीक है, अपर टाउन और लोअर टाउन। अपर टाउन जनरली एक जो हमारी अंडरस्टैंडिंग बनती है, हम ये मान सकते हैं कि जितने भी इन्फ्लुएंशियल पीपल रहे होंगे, यानी बड़े बड़े मर्चेंट्स या आपके मे बी राजा, क्योंकि असल में इसका पॉलिटिकल सिस्टम क्या रहा है ये अभी तक एक हम कंक्लूजन पे नहीं पहुंच पाए हैं, चूंकि स्क्रिप्ट अनडिसाइफर्ड है, उस पर भी हम आएंगे। तो टाउन जो है वो हम मान सकते हैं अपर टाउन जो है वो इन्फ्लुएंशियल क्लास के लिए रहा होगा, और जो लोअर टाउन है वो रेसिडेंशियल पर्पस से यूज होता रहा होगा, किसके द्वारा? कॉमनर्स के द्वारा, ठीक है, जो सामान्य लोग हैं उनके लिए। अब इसके बाद हम इसमें भी और डिटेल में जान करके देखते हैं कि इनके क्या क्या फीचर्स थे। तो जो हमारा अपर टाउन है, खैर ये दोनों टाउन जो है वो फोर्टिफाइड है, प्रॉपरली वॉल्ड है। कई कई जगह हमको डबल फोर्टिफिकेशन भी देखने को मिलता है, कई कई जगह पे हमको सिंगल फोर्टिफिकेशन देखने को मिलता है, और कई कई जगह पे हमें नो फोर्टिफिकेशन भी देखने को मिलता है। जिस तरह से चहुंदड़ों की जो साइट है वहाँ हमको नो फोर्टिफिकेशन देखने को मिलता है, कालीबंगा की साइट है वहाँ पे हमको नो फोर्टिफिकेशन देखने को मिलता है, लोथल की साइट है वहाँ पे हमको फोर्टिफिकेशन देखने को मिलता है। तो इस तरीके, हड़प्पा की साइट है, मोहनजोदड़ो की साइट है, यहाँ पे हमको प्रॉपर फोर्टिफिकेशन देखने को मिलता है। तो अब हम लोग आ जाते हैं अपर टाउन पे। तो हमारा जो अपर टाउन था, इसके कुछ फीचर्स हैं। एक तो हम देख सकते हैं कि फोर्टिफाइड वॉल है, ठीक है, फोर्टिफाइड वॉल्स है। इसके अलावा हम देखते हैं क्या, इसमें ग्रेट बाथ हमको देखने को मिलता है, ये एक स्ट्रक्चर है। ग्रीनरीज देखने को मिलती है, असेंबली हॉल देखने को मिलता है, ठीक है। अब हम देख सकते हैं ये जो ग्रेट बाथ है वो क्या है। तो ग्रेट बाथ एक तरह का रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर है, जहां से नॉर्थ और साउथ से सीढ़ी नुमा एक कंस्ट्रक्शन बना हुआ है, जहां से लोग एंट्री लिया करते थे। ये जो रेक्टेंगुलर बात है, इट इज मॉडर्न डे लाइक स्विमिंग पूल वाला एरिया। फिर इसके साथ साथ अगर हम देखें तो नॉर्थ में हमको 8 रूम देखने को मिलते, 8 स्ट्रक्चर देखने को मिलते। मे बी इट वॉज बाथरूम, और मे बी इट वॉज यूज फॉर सम अदर पर्पसेस, सम रिचुअलिस्टिक पर्पसेस। देन इसके अलावा हमको एक साउथ के पार्ट में एक हमको वेल भी देखने को मिलता है, कुआं भी देखने को मिलता है। माना जाता है, इतिहासकार और पुरातत्वविद ये मानते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट और हिस्टोरियन ये मानते हैं कि इस वेल में से पानी निकाल करके इस ग्रेट बाथ में भरा जाता था, और इसके द्वारा जो भी रिचुअलिस्टिक प्रक्रिया रही होगी वो की जाती थी। अगर हम इस ग्रेट बाथ की बात करें, ये जो मॉडर्न डे स्विमिंग पूल से काफ़ी रिसेंबल करता है, अगर हम इसकी बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि इस तरह का स्ट्रक्चर, मतलब पब्लिक बाथिंग सिस्टम, हमको किसी और सिविलाइजेशन में देखने को नहीं मिलता। हड़प्पा सिविलाइजेशन जो थी वो अपने हाइजीन को लेकर के काफ़ी अवेयर थी, और ये इस सिविलाइजेशन की खासियत है, ऐसा किसी और सिविलाइजेशन में हमको देखने को नहीं मिलता है। साथ ही साथ हम अगर देखें तो इसके अलावा ये जो पूरा हमारा ये अपर टाउन, ये जो हमारा ग्रेट बात है, ये जिप्सम मोटर से यूज़ करके एक लेयरिंग की गई हुई है। इवन इसके जो बेस में जो ब्रिक्स है वो भी बर्न ब्रिक्स है, यानी कि पक्की जो ईंटें हैं उसका इस्तेमाल किया गया, और साथ साथ जिप्सम के मोटर से, यानी जिप्सम का एक तरह से जो सीमेंट का काम करता था उस समय जिप्सम, उससे पूरी लेयरिंग की गई है। इसको एक तरह से सॉलिड और एक स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग बनाने की कोशिश की गई है। साथ ही साथ ये जो ब्रिक्स यूज हुआ करती थी हड़प्पा में, बर्न ब्रिक्स जनरली यूज हुआ करती थी, कई कई बार अनबर्न ब्रिक्स भी यूज हुई हैं, उसका जो रेशियो था वो 4:2:1 का रेशियो था। ये एक स्टैंडर्ड रेशियो है जो कि हर जगह पे फॉलो हुआ है। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं ग्रेनरीज पे। तो ग्रेनरीज भी हमको मिलती है खास करके हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के साइट पे।
अब ग्रेनरी से हम क्या समझ सकते हैं? एक तरह से ग्रेनरी से अगर हम समझने की कोशिश करें तो हम ये देखते हैं कि जरूर हड़प्पा काल में जो कृषि रही होगी, जो एग्रीकल्चर रहा होगा, वहां पे सरप्लस प्रोडक्शन होते थे, जिन उस सरप्लस प्रोडक्शन को स्टोर करने की जरूरत हुई, और इस सिविलाइजेशन के लोगों ने प्रॉपर ग्रेनरी बना करके उसको स्टोर भी किया, ताकि फेमाइन का काल हो, अकाल वगैरह हो, या फिर सरप्लस प्रोडक्शन, एक जो स्टीडी फ्लो ऑफ फूड ग्रेन से उसको इंश्योर किया जा सके। तो ये हमको देखने को मिलता है। ठीक है, इसके अलावा असेंबली हॉल हमें देखने को मिला। तो असेंबली हॉल का जो स्ट्रक्चर है वो एक तरह से फैला हुआ है मैदानी भाग में। अगर हम देखें तो इस मैदानी भाग में हमको एक फैलाव देखने को मिलता है, और छोटे 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 हमको पिट्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, मे बी इस पिट्स, ये जो पिट होता है, इसमें पोल लगा करके कुछ, जैसे आज मॉडर्न डे टाइम पीरियड में जो पर्दा वगैरह लगा करके जैसा तंबू बनाया जाता था, और उस पर कुछ भी बनाया जाता है, और उस पर जो भी फंक्शन वगैरह होता है वो किया जाता है, शायद इसी वजह से इस्तेमाल हुआ होता होगा, क्योंकि इसका जो ब्रिक का स्ट्रक्चर है वो तो अभी तक सरवाइव किया है। ठीक है बच्चों, इसका जो ब्रिक का स्ट्रक्चर है वो तो सरवाइव किया, लेकिन मे बी जो वुडन ऊपर से जो फिनिशिंग की जाती होगी, जो भी कंस्ट्रक्शन रहा होगा, वो समय के साथ खत्म हो चुका है, और वो हमें देखने को नहीं मिलता है। तो ये हो गई हमारी ग्रेट असेंबली हॉल, ये भी हमें देखने को मिलता है। अब आ जाते हैं हम लोग लोअर टाउन पे। जब हम लोअर टाउन पे आएंगे तो लोअर टाउन जो है वो कॉमनर्स के द्वारा रहने के लिए इस्तेमाल हो रहा था। खास करके ये जो लोअर टाउन है, ऐसा क्यों इसका नाम पड़ा है, ये इसलिए क्योंकि जो अपर टाउन है वो उस साइट के ऊपरी हिस्से में सिचुएटेड था, कंस्ट्रक्टेड था, और जो लोअर टाउन था वो उस साइट के नीचे के हिस्से में, यानी वो जो एक चबूतरा बना के कंस्ट्रक्शन था उसके नीचे के हिस्से में ये टाउन जो है वो कंस्ट्रक्ट किया गया था। और ये जो लोअर टाउन है ये कंपैरेटिवली अपर टाउन से ज़्यादा बड़ा था, ज़्यादा वृहद था। तो इस लोअर टाउन में अगर हम देखें तो हम देखते हैं कि जो नगर है, नगर की जो गलियां हैं वो गलियां फुल प्लान्ड है, और हर एक नगर में प्रॉपर ड्रेनेज पैटर्न है। ठीक है, प्रॉपर ड्रेनेज पैटर्न है। साथ ही ड्रेन है उसमें एक जगह जगह पे ऐसे सिस्ट बनाए गए हैं या सेप्टिक टैंक बनाए गए हैं, जिसको पत्थर से कवर किया गया है, ताकि समय समय पे उसकी सफाई की जा सके। जैसे हम आज भी देखते हैं ना, हमारे जो सीवेज पैटर्न है हम देखते हैं अक्सर वो भर जाता है, और अक्सर इधर अगर हम बनारस की बात करें तो हम देखते हैं, इधर आप जाओ अगर, जो हमारा गुरबाग का एरिया है वो अक्सर जरा सी भी बारिश होती है और वो बहने लगता है, तो और जो सीवेज है वो ओवरफ्लो होने लगता है। तो इस तरह की जो सीवेज ओवरफ्लो की समस्या है, इससे बचने के लिए इस तरह के सेप्टिक टैंक्स बनाए गए थे, और इसकी समय समय पे साफ सफाई हुआ करती थी। ये हर एक नगर के जो गलियां होती थी उसमें इस तरह के बने हुए थे। साथ ही साथ हम देखते हैं कि यहाँ पे ऐसे घरों का कंस्ट्रक्शन था। घर कई बार सिंगल, डबल, ट्रिपल स्टोरी तक हमको प्राप्त हुए हैं, और हर घरों में हम देखें या तो उसके अंदर के हिस्से में या मान लीजिए बाहर के हिस्से में भी हमको हर घरों में लगभग कुएं मिले हैं, वेल मिले हैं। तो ये कुएं भी मिलते हैं। साथ ही साथ हमको जो वरांडा का एरिया है वो काफ़ी बड़ा देखने को मिलता है, और वहीं पे हमें चूल्हे के भी साक्ष्य मिले हैं, और शायद उन चूल्हे पे वो जो डेली डोमेस्टिक वर्क हुआ करता रहा होगा उसको किया जाता था। साथ ही साथ डबल और ट्रिपल स्टोरी मिला है, जो कि एक स्टेयर केस से बिल्कुल कनेक्टेड रहा करता था। तो वेल कनेक्टेड और वेल प्लान्ड हमको घर भी प्राप्त होते हैं। साथ ही साथ अगर हम देखें तो जो दरवाजे और खिड़कियां थी, पहली बात है खिड़कियां बहुत कॉमन नहीं है। खिड़कियां बहुत हमको इन घरों में नहीं देखने को मिलती। मे बी प्राइवेसी इंश्योर कराने के लिए उन्होंने खिड़कियों का ज़्यादा कंस्ट्रक्शन नहीं किया। और ये जो खिड़कियां थी जो भी मिली है वो जो हमारी गलियां हैं उस ओर नहीं खुला करती थी, पीछे की ओर खुला करती थी। और घर और दरवाजे भी जो है, जो गलियों पे बने हुए रहते थे, जो दरवाजे थे घरों के, वो भी अंदर की ओर खुला करते थे। मतलब कि जैसे अगर ये गली है तो दरवाजे गली की ओर ना खुल के अंदर की ओर खुला करते थे, टू इंश्योर द प्राइवेसी ऑफ द पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, तो ये लोअर टाउन हो गया। तो ये सिटी की प्लानिंग सिस्टम है। ठीक है, अब हम लोग आगे आ जाते हैं एग्रीकल्चर पे। तो हम एग्रीकल्चर की बात अगर करें
तो हड़प्पा सिविलाइजेशन के लोग एग्रीकल्चर किया करते थे, पशुपालन भी किया करते थे, एनिमल हस्बेंड्री भी करते थे और एग्रीकल्चर भी करते थे। एग्रीकल्चर में वो खास खास करके क्या उगाते थे? बार्ले हो गया, वीट हो गया, राइस बहुत कम है, ऐसा नहीं है, राइस वाज नॉट दैट स्टेपल फूड ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। राइस की बहुतायता हमको वैदिक काल में देखने को मिलती है। इंडस वैली सिविलाइजेशन में हमको राइस बहुत कम ही देखने को मिलता है। लोथल में 2-4 साक्ष्य हमको प्राप्त हुए, तो ये तो मान सकते हैं कि हाँ बिल्कुल वो राइस उगाया करते थे। ठीक है, इसके अलावा पल्सेस, डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ पल्सेस वगैरह ये उगाया करते थे, और ये इतना उगाते थे कि ये सरप्लस हो जाया करता था और उसको स्टोर करने के लिए इनको ग्रेनरीज बनाने की जरूरत पड़ती थी, जो कि हम मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में देखते हैं। ठीक है, तो ये इनका एग्रीकल्चरल एस्पेक्ट रहा। अब इसके अलावा एग्रीकल्चर हो गया, अब हम लोग ट्रेड पे आ जाते हैं। अगर हम ट्रेड की बात करें तो हड़प्पा सिविलाइजेशन एक ऐसी वेल डेवलप्ड सिविलाइजेशन थी जो कि बाहर के देशों के साथ भी ट्रेड नेटवर्क साझा किया करती थी। जैसे कि हम अगर ट्रेड नेटवर्क की बात करें तो इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक है इंटर ट्रेड नेटवर्क और एक है आपका इंट्रा ट्रेड नेटवर्क। तो इंटर ट्रेड नेटवर्क और इंट्रा ट्रेड नेटवर्क की अगर हम बात करें तो जो विद इन टेरिटरी था, इंडिया के टेरिटरी में, वो हमारा इंटर ट्रेड नेटवर्क आ जाता है, जिसमें से हम देखते हैं कि इन्होंने गुजरात के साथ, राजस्थान के साथ, राजस्थान का जो खेतड़ी का इलाका है वहां से इन्होंने कॉपर काफी ज्यादा मात्रा में ये मंगाया करते थे। इसके अलावा अगर हम देखें तो कर्नाटक का क्षेत्र, जो कि एक फार साउथ का स्टेट है, वहां से गोल्ड ये मंगाया करते थे, सोना ये मंगाया करते थे। इसके अलावा अगर हम इंट्रा ट्रेड नेटवर्क की बात करें तो अफगानिस्तान से ये लैपिस लजूली हो गया, कार्नेलियन हो गया, इस तरह के जो मटेरियल्स हैं, जो मेटल्स हैं, वो मंगाया करते थे और काफ़ी बड़ी मात्रा में इसका इस्तेमाल भी करते थे। अफगानिस्तान से सिल्वर भी ये काफ़ी मात्रा में मंगाया करते थे। इसके बाद अफगानिस्तान हो गया, ओमान का क्षेत्र हो गया। ओमान से हमको बेसिकली हमको एक वेसल मिला है, एक इस प्रकार का वेसल मिला है जिसका जो मुंह है वो छोटा सा है, बाकी इस तरह से काफी बड़ा सा वो वेसल है। आपके दिल्ली के नेशनल म्यूजियम में वो है, वो रखा हुआ है, अगर आप चाहें तो आप जाके देख सकते हैं। तो उस पे ओमानी कॉपर का लेयर, एक तरह से लेयरिंग की हुई है, अगर आप देखोगे ब्लैक कलर का वो है। ठीक है, इसके अलावा जो एक नेटवर्क था वो आपका बहरीन के क्षेत्र में था। साथ ही साथ आपका ये हो गया अफगानिस्तान, ओमान हो गया, बहरीन हो गया। फिर सबसे इम्पोर्टेंट मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया में बहुत सारी सील्स मिली हैं जहाँ पे हड़प्पा को मेलूहा मेलूहा के नाम से बोला जाता है। मेलूहा एक नॉवेल भी है, काफी फेमस है बच्चों में। तो मेलूहा के नाम से बोला जाता है, इसका मतलब होता है इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, और मगन का भी एक क्षेत्र था जिनके साथ ये व्यापारिक संबंध स्थापित किया करते थे। तो इस तरह से अगर हम देखें तो ट्रेड नेटवर्क काफी फैला हुआ था, इंटर और इंट्रा दोनों ट्रेड मिलता था। अगर हम देखें तो ये भारत के अलग अलग क्षेत्रों से और विश्व के अलग अलग क्षेत्रों से कॉपर हो गया, गोल्ड हो गया, इसके बाद लैपिस लजूली हो गया, या अदर इम्पोर्टेंट एंड कॉस्टली जेम स्टोन्स हो गए, वो सारी चीजें, साथ ही साथ गोल्ड वगैरह भी ये मंगवाया करते थे। सिंधु घाटी की जो सभ्यता है, इसमें एक चीज और जो सबसे महत्वपूर्ण है, जिससे इसका एक तरह से नाम पड़ता है सिंधु घाटी की सभ्यता, वो है
आपका कॉटन की खेती। तो सिंधु घाटी सभ्यता में कॉटन की खेती हुआ करती थी, और अगर हम देखें तो इसी वजह से कॉटन को ग्रीक में सिंडन बोला जाता है, और यही सिंडन से हमारी सिंधु नाम निकल करके सामने आता, और वही हमारी जो सिंधु नदी है वो बनती, और उसके आसपास के एरिया को सिंधु घाटी बोला जाता है, और ये जो सभ्यता है उसका नाम हम सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जानते हैं। तो ये जो सिंडन है, जिसको ग्रीक सिंडन बोला करते थे, बेसिकली कुछ और नहीं था, कॉटन था, और ये कॉटन जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन में इसकी काफी खेती हुआ करती थी। अब इसके बाद हम लोग आ जाते हैं, हमने ट्रेड नेटवर्क देख लिया, अब हम लोग थोड़ा सा इसके सोशल एस्पेक्ट पे आ जाते, सोसाइटी पे आ जाते कि समाज किस तरह का था, क्या इसमें कोई विभाजन भी था, वॉज देयर एनी सोशल डिफरेंसेस आल्सो अवेलेबल इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो इसको हम लोग देख लेते हैं, सोशल एस्पेक्ट को। तो जब हम लोग सोशल एस्पेक्ट को देखते हैं तो हम, अब चूंकि अब तो वो लोग हैं नहीं, तो अब हम लोग किस प्रकार से जानेंगे कि वहाँ कोई सामाजिक विभेदीकरण था या नहीं था। तो उसका बड़ा ही एक इंटरेस्टिंग सोल्यूशन जो है आर्कियोलॉजिस्ट खोजते हैं, वो है वहाँ का बरियल सिस्टम के स्टडी को। तो जब हम बरियल सिस्टम का स्टडी जब हम करते हैं तो हमको पता चलता है कि हाँ, जरूर कुछ सामाजिक विभेदीकरण था। तो बरियल सिस्टम में अगर हम देखें तो सिंधु घाटी के सभ्यता के लोग जो है, वो जो लाश हुआ करती थी, जो डेड बॉडीज हुआ करती थी, उसको दफनाते थे, जनरली दफनाते थे, और कई कई तरह के दफनाने की प्रक्रियाओं का हमको जानकारी मिलती है। तो कई बार कंप्लीट बरियल होता था, कई बार इनकम्प्लीट बरियल होता था, पार्शियल बरियल होता था, यानी कि पहले जला दिया और उसके बाद जो राख या जो भी रिमेनिंग पार्ट्स थे उसको ले जा करके बरी कर दिया। बरियल में कई बार हम देखते हैं कि बॉडी को पूरी तरीके से लेटा करके बरी किया गया, कई कई जगह हम देखते हैं कि योगिक पोस्चर में भी कुछ लोग बरीड हैं। कई बार हम देखते हैं कि उनको इस तरीके से, जैसे घुटने को मोड़ करके, हाथ को इस तरीके से करके उस मुद्रा में भी बरी किया जाता था। तो डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल ऑफ बरियल्स थे। साथ ही साथ हम देखते हैं कि बरियल के जो वो डेड बॉडी का जो बरियल था, जो ग्रेव था, उसके साथ साथ हमको कुछ कुछ चीजें भी देखने को मिलती है जो कि शायद डेली यूज में उस आदमी के द्वारा इस्तेमाल की जाती थी। तो कई बार हमको मटेरियल्स भी मिलते हैं, और कई कई बार हमको एनिमल्स और अलग अलग लोग भी मिलते हैं, यानी कि कोई एक डेड बॉडी है, ठीक है, उसके साथ साथ हमको एक बरियल मिला है जहाँ पे डेड बॉडी है और उसके साथ उसका कुत्ता भी दफन है, ठीक है। एक डेड बॉडी है जहाँ पे, जिसको हम कपल बरियल कह सकते हैं, कि एक आदमी और एक औरत के साथ में बरियल सिस्टम है। कई कई जगहों पे हमको ट्रिपल बरियल सिस्टम भी देखने को मिलता है। एक जगह हमको बरियल मिला जहाँ पे एक आदमी योगिक पोस्चर में बैठा हुआ है और उसको एक पिट में डाल करके और उसको बरी कर दिया गया है। एक छोटे बच्चे की भी समाधि हमको देखने को मिलती है, जो कि इस तरीके से उकड़ू करके बैठा हुआ है, हाथ ऐसे करके, पैर ऐसे करके, उसको भी एक पिट में डाल करके बरी कर दिया गया। साथ ही साथ हम देखते हैं कि कफन बरियल भी मिलता है, यानी एक ताबूत बना दिया गया और उसके अंदर कोई डेड बॉडी है, साथ में कुछ कुछ सामान है, कुछ रिचुअल्स वगैरह फॉलो हुए हैं, और उस हिसाब से भी उसको बरी कर दिया जाता है, ठीक है। तो एनिमल्स प्लस अदर ह्यूमन के साथ भी हमको बरियल सिस्टम देखने को मिलता है। मटीरियल बरियल में अगर हम देखें, तो अगर हम उसको स्टडी करते हैं तो उसका दो पार्ट हमको देखने को मिलता है। एक तो हो गया हमारा लग्जरियस गुड, और दूसरा हमको डेली यूटिलिटी वाले जो गुड्स हैं वो देखने को मिलते हैं। तो लग्जरी गुड्स जैसे कुछ कुछ बरियल में अगर हमको मिलता है, तो हम इससे ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि ये जो इंसान था, ये जरूर समाज में किसी प्रतिष्ठित स्थान पे रहा होगा, या फिर ये काफ़ी इन्फ्लुएंशियल इंसान रहा होगा, जो इसके साथ इसने ये जो भी लग्जरियस गुड है, जैसे मिरर हो गया, कॉपर के द्वारा लेयर किया हुआ मिरर है, या सोने की कुछ कुछ चीज़ें हैं, इस तरह की चीज़ें हमको उसके साथ बरीड देखने को मिलती है।
तो ये चीज़ें भी हमको साथ में, और डेली में तो जो भी डेली इस्तेमाल किया करने वाली जो भी चीज़ें रही होगी वो हमको साथ में देखने को मिलता है। तो अगर हम देखते हैं कि किसी डेड बॉडी, किसी ग्रेव के साथ अगर हमको लग्जरियस गुड देखने को मिल रहा है, काफ़ी महंगी महंगी चीज़ें साथ में दफनाई हुई देखने को मिलती है, तो हम ये मानते हैं कि इंसान सामाजिक तौर पे काफ़ी प्रतिष्ठित स्थान पे रहा होगा। और जो हम अगर देखते हैं कि कोई डेली यूज़ की चीज़ जो कि खास प्राइस नहीं रखती है, उस तरह की अगर हमको चीज़ें देखने को मिल रही है, तो हम ये मान सकते हैं कि एक कोई कॉमनर रहा होगा। तो इस हिसाब से आर्कियोलॉजिस्ट इस कंक्लूजन पे आ जाते हैं कि ज़रूर वहाँ पे सोशल डिवीजन भी रहा होगा हड़प्पा सिविलाइजेशन में। ठीक है, अब हमने वो पढ़ लिया। क्राफ्ट प्रोडक्शन को देख लेते हैं, क्योंकि हड़प्पा काल जो है वो अपने क्राफ्ट प्रोडक्शन के लिए काफ़ी जाना जाता है। तो ट्रेड नेटवर्क, जैसा कि हमको पता है कि फुली फ्लेज है, ना सिर्फ भारत के ही देश, भारत के विभिन्न विभिन्न राज्यों के साथ वो अलग अलग चीज़ों को मंगवा रहे हैं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल ट्रेड नेटवर्क भी इंडस वैली सिविलाइजेशन का हमको देखने को मिलता है। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो हम ये जरूर कंक्लूड कर सकते हैं कि उस समय की जो क्राफ्टमैनशिप थी, जो क्राफ्टिंग स्किल रही होगी, वो काफ़ी अच्छी रही होगी, काफ़ी इवॉल्व रही होगी। ठीक, तो अब हम लोग क्राफ्ट पे बात कर लेते हैं। तो क्राफ्ट पे अगर हम बात करें तो हम ये देखते हैं कि ज़रूर कुछ कुछ टाउन्स रहे होंगे जहाँ पे ये मैन्युफैक्चरिंग का काम होता रहा होगा, और वो टाउन को हम बोलते हैं क्राफ्ट टाउन। ठीक है, अब इस क्राफ्ट टाउन में कौन कौन सी साइट आ जाती है? तो सबसे इंपॉर्टेंट कालीबंगा। अगर हम कालीबंगा की बात करते हैं तो कालीबंगा का मतलब ही है काला बैंगल, ब्लैक बैंगल। तो ये जो कालीबंगा है, यानी यहाँ पे हमको असल में काले बैंगल्स की, काले चूड़ियों की हमको जो है वो रिमेनिंग पार्टिकल्स मिले थे, इस वजह से इसका नाम कालीबंगा है। तो वहाँ पे हमको चूड़ियों का देखने को मिलता है मैन्युफैक्चरिंग। साथ ही साथ लोथल, लोथल लोथल को डॉकयार्ड या पोर्ट सिटी भी बोला गया। यहाँ पे एक डॉकयार्ड पाया गया जो कि शायद सामान को इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करने के लिए जो उसकी ढुलाई हुआ करती थी, उस तरह से ये जो एक पोर्ट सिटी के तौर पर हमको सामने देखने को मिलता है लोथल। ये गुजरात के क्षेत्र में है। इसके बाद आ गया हमारा चहुंदड़ो। चहुंदरो या चहुंदारो, ये जो साइट है, इस साइट पे भी हमको काफ़ी सारे अनफिनिश्ड गुड और रॉ मटेरियल्स, और साथ ही साथ बहुत सारे फिनिश्ड गुड के भी पार्टिकल्स, मतलब आर्टिफैक्ट्स हमको देखने को मिलते हैं। तो ये कंक्लूड किया जाता है कि ज़रूर इस समय इनका यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग का काम हुआ करता रहा होगा। ठीक है, तो चहुंदड़ो हो गया। इसके अलावा आपका हड़प्पा और मोहनजोदड़ो तो है ही। ठीक है, मोहनजोदड़ो का क्षेत्र, वहाँ पे हमको एक डांसिंग गर्ल और प्रीस्ट किंग भी देखने को मिला है सील और स्टैचूज में। तो ये है आपके क्राफ्ट और टाउन। अच्छा, क्राफ्टिंग में जो एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है वो है बीड मेकिंग का। बीड मेकिंग का तो जनरली हम देखते हैं कि कार्नेलियन, जो कि ऑरेंज येलो कलर का एक मेटल एलिमेंट होता है, बेसिकली सॉफ्ट स्टोन जैसा वो होता है, और उसको जब हम फायर करते हैं, बहुत ज़्यादा उसको गर्म आग में डालते हैं, तो वो कन्वर्ट होकर के ऑरेंज हो जाता है। और हम देखते हैं कि उस तरह के स्टोन्स को छोटे छोटे पार्ट्स में काट करके, ठीक है, इसको छोटे छोटे पार्ट्स में जैसे इसको काट दिया गया, फिर इसके बाद इसको पॉलिश करके कन्वर्ट कर देते हैं छोटे छोटे बीट्स में, एंड देन इस बीट्स को ड्रिल करके, जैसे इस तरह से ड्रिल करके, और मनके का इस्तेमाल, यानी बीट्स जो है उस तरीके से बना करके, और एक माला का या फिर अलग अलग जो भी ज्वेलरी का बनाना हो, उस तरह से क्रिएशन किया जाता है। ठीक है, तो ये हमको लेकिन आर्कियोलॉजिस्ट अभी तक ये नहीं पता लगा पाए कि एग्जैक्ट टेक्निक और एग्जैक्ट मेथड क्या था जिसके द्वारा ये बीड मेकिंग का काम हुआ करता था, पर एक रफ एंड टफ ये आइडिया लगाई जाती रही है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग आ जाते हैं अपने सेकंड लास्ट टॉपिक पे, सील, स्क्रिप्ट और वेट।
तो अगर हम सील की बात करें तो बहुतायत मात्रा में, बहुत ही ज्यादा मात्रा में हमको सील देखने को मिलता है। अलग अलग उस पे अलग अलग इम्प्रेशन है, जैसे कि पशुपतिनाथ का सील देखने को मिलता है, जिसमें एक योगिक या शॉमैन कह सकते हैं, वो एक योगिक मुद्रा में बैठा हुआ है, वो सील है। और उसके आसपास शायद जानवरों का इम्प्रेशन देखने को मिलता है वहाँ उस सील पे। इस तरह के सील कई कई बार चौकोर तरीके की सील है वो, मतलब स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, और उसके बाद सर्कुलर उसमें है, स्ट्रक्चर में है। फिर उसके बाद और सील देखने को मिलता है जैसे कि यूनिकॉर्न, काफी फेमस सील है, इसको कुछ रिचुअलिस्टिक वैल्यू भी दी गई है। एक सींग वाला राइनोसोरस जैसा वो लगता है, यूनिकॉर्न की सील है। फिर उसके बाद एक सील और हमको देखने को मिलती है जहाँ पे शायद कोई देवी और वो दो टाइगर को इस तरह से पकड़ी हुई है, तो उस तरह की सील भी हमको देखने को मिलती है। और ये सील ना सिर्फ इंडस वैली सिविलाइजेशन में मिली है, बल्कि बहुतायत मात्रा में हमको मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन में भी देखने को मिली है, जिसके द्वारा आर्कियोलॉजिस्ट इस कंक्लूजन पे पहुंचे थे कि जरूर इन दोनों के बीच में व्यापार का कोई संबंध रहा होगा। अब वे स्क्रिप्ट पे आ जाते हैं, तो स्क्रिप्ट जो है वो अभी तक डिसाइफर्ड नहीं है, और इसका जो स्टाइल ऑफ राइटिंग है वो आपका राइट टू लेफ्ट, देन फिर लेफ्ट टू राइट है, यानी कि पहले राइट टू लेफ्ट, देन लेफ्ट टू राइट, देन राइट, फिर उसके बाद देन राइट टू लेफ्ट, देन लेफ्ट टू। इट्स अ सर्पेंट स्टाइल ऑफ राइटिंग। देन इसको सर्पेंट स्टाइल बोस्टोफ्रेडॉन की ये एक स्क्रिप्ट स्टाइल है, और साथ ही साथ ये पिक्टोग्राफिक है, यानी कि इसमें हमको ABCD टाइप के अल्फाबेट्स ना दिख करके A फॉर एप्पल जैसा, ऐसा मान लीजिए ये एक एप्पल हो गया, ठीक है, इस तरीके से पिक्टोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हमको देखने को मिलता है। ठीक, अभी इट इज स्टिल अनडिसाइफर्ड, तो वी कैन नॉट से कि व्हाट इज रिटन इन दोज स्क्रिप्ट। अगर वो चीज़ हमें पता चल जाए तो हड़प्पा सिविलाइजेशन की बहुत सारी जो रहस्यमय गुत्थियां हैं वो ख़त्म हो जाए, और वो उसका समाधान हो जाए, और जो सच है, यानी कि जो बहुत सारी जानकारियां जो छुपी हुई हैं आज तक, वो भी हमारे सामने प्रस्तुत हो जाए। इसके अलावा वेट पैटर्न की अगर हम बात करें तो ये 2, 4, 8, 16, 32 के पैटर्न पे चलता है। साथ ही साथ डेसिमल सिस्टम भी हमको देखने को मिलता है। चर्ड जैसा जो एक सॉफ्ट पत्थर है, उसके द्वारा बने हुए अलग अलग बट्टे हमें देखने को मिलते हैं, यानी मेजरिंग स्टोन्स जो है, जो अक्सर आप देखोगे तो सब्जी वाला इस्तेमाल करता है अपने तराजू में, जब सब्जियां रखता है तो एक तरफ वो मेजरिंग स्टोन्स रखा करता है, तो उस तरह के चर्ड के बने हुए, सॉफ्ट स्टोन के बने हुए मेजरिंग स्टोन्स हमको देखने को मिलते हैं। अब इसके बाद हम लोग आ जाते हैं डिक्लाइन पे। अगर हम डिक्लाइन की बात करें तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं। कुछ लोग कहते हैं आर्यन इन्वेजन हुआ, खैर ये थ्योरी उतनी रिलेवेंट है नहीं। इसके अलावा कुछ लोग कहते हैं कि इन्वायरमेंटल रीजंस रहे होंगे, जैसे कि इकोलॉजिकल सिस्टम में डिस्टर्बेंस हो गया, या फिर बहुत अचानक से सूखा पड़ गया, क्योंकि हमें पता है हड़प्पा साइट जो जनरली पाई जाती है वो सेमी एरिड सॉइल पे पाई जाती है, ठीक है। इसके अलावा हम इकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस की बात कर सकते हैं, जैसे कि नदियों का सूख जाना, या अचानक से बाढ़ आ जाना, या बहुत अधिक सूखा पड़ने लगना। इस तरह के जो अलग अलग चेंजेस आए पर्यावरण में, उसके आधार पे भी हम कह सकते हैं कि अचानक से ही या फिर धीरे धीरे करके आपके इंडस वैली सिविलाइजेशन का धीरे धीरे डिक्लाइन फेज आता रहा, ठीक है। नदियों का जो एक तरह से रिवर का रूट बदल लेना, ये सारे कारण रहे हैं, ठीक है। तो कई मल्टीपल कारण की वजह से हड़प्पा सिविलाइजेशन का डिक्लाइन हुआ, और हड़प्पा के जो लोग थे उनके बीच में एक ट्रेंड पाया गया, जो साइट थी वो तो खत्म हो गई, वो बेसिकली धीरे धीरे करके उसका क्षरीकरण हो गया, और वो जो लोग थे वो हमारे साउथ ईस्ट की ओर माइग्रेट कर गया, ठीक है। बाद में और पैरेलल सिविलाइजेशन जो या कल्चर थे वहाँ पे उनका, वो वहाँ पे जा कर के एसिमिलेट कर गया भारत के साउदर्न एरिया में, या फिर साउथ ईस्टर्न एरिया में वो माइग्रेट कर गया। इस तरह का हमको माइग्रेशन पैटर्न देखने को मिलता है। तो इस तरह से हड़प्पा सिविलाइजेशन का खात्मा हुआ।